हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5 सभी प्रैक्टिस सेट के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। साथ में जो थ्योरेटिकल पार्ट नेसेसरी था उसको भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉब्लम सेट 1 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। ये वीडियो देखे बाद आपको लाइक करना है और इस वीडियो को अच्छा सा कमेंट करना है और इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर करना है। देखिए, प्रॉब्लम सेट 1 जो है इसमें यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ये टोटल क्वेश्चंस हमें 7 दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे हमें हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे तो उसमें से एक ऑप्शन हमें चूज करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को कहते हैं हम MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको आफ्टर 12th या फिर 12th में बहुत सारी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देनी रहती है, फिर चाहे वो MST CET रहे या फिर JEE या फिर नेट या फिर अदर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इन सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में MCQ टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये आपको यहीं से पता चलना चाहिए। इसके लिए आपके क्वेश्चन पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं। देखिए, आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये मैथ फर्स्ट का अलग रहेगा, मैथ सेकंड का अलग दिन रहेगा। तो मैथ फर्स्ट के क्वेश्चन पेपर में आपको 4 ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, हर एक ऑब्जेक्टिव 1 मार्क के लिए। और उसी प्रकार से मैथ सेकंड में भी आपको 4 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इसका मतलब मैथ फर्स्ट और मैथ सेकंड दोनों मिला के, मैथ फर्स्ट 40 मार्क्स का, मैथ सेकंड 40 मार्क्स का, टोटल 80 मार्क्स थ्योरी को और 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल्स को रहते हैं। तो ऐसा 100 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स का पेपर रहता है, ये सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, अब इसमें 40 मार्क्स के मैथ्स फर्स्ट में हमें 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, मतलब 10% मार्क्स ऑब्जेक्टिव को रहते हैं। हर ऑब्जेक्टिव 1 मार्क के लिए ऐसे आपको 4 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, मतलब 4 मार्क्स। उसी प्रकार से पेपर सेकंड में भी 4 ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाएंगे, ईच ऑब्जेक्टिव फॉर 1 मार्क। इसका मतलब पेपर फर्स्ट में 4 मार्क्स के 4 ऑब्जेक्टिव और पेपर सेकंड में भी 4 मार्क्स के 4 ऑब्जेक्टिव। टोटल 80 मार्क्स का अगर हम थ्योरी यहाँ पे पकड़ के चलते हैं तो 80 मार्क्स के थ्योरी के हमारे क्वेश्चन पेपर में 8 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, मतलब 10% वेटेज रहेगा आपके ऑब्जेक्टिव मार्क्स को, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इस प्रकार से इन ऑब्जेक्टिव का आंसर सिर्फ हमें यहाँ पे लिखना है, पूरा क्वेश्चन हमें नहीं लिखना है, ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते समय हम देखेंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सेट 1 में MCQ टोटल हमें 5 दिए हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है प्रॉब्लम सेट 1 में। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 5 सब क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 सब क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 5 सब क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 6 में 5 सब क्वेश्चंस है और क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल 6 सब क्वेश्चंस है। इसका मतलब प्रॉब्लम सेट 1 में टोटल यहाँ पे आपको 30 प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, 30 क्वेश्चंस यहाँ पे टोटल है। भले ही मेन क्वेश्चन 7 रहेंगे लेकिन पूरे सब क्वेश्चंस मिला के 30 प्रॉब्लम्स हमें प्रॉब्लम सेट 1 में सॉल्व करने हैं। तो एक ही वीडियो लेक्चर में हम प्रॉब्लम सेट 1 को ले नहीं पाएंगे, इसको हम पार्ट वाइज डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा रहेगा आपका प्रॉब्लम सेट 1। लुक हियर, आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बहुत आवश्यक है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हैंडल करते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्रोवाइड किया है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाना है, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखेगा पीएन सर क्लास 10 टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने पीएन सर क्लास 12, पीएन सर क्लास 11 और पीएन सर क्लास 10 ऐसे तीनों क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है। उसमें से आपको 10th क्लास का जो लिंक है उसे आपको
ज्वाइन उस लिंक को यूज़ करके टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि बहुत सारी बातें हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हैंडल करते हैं। आपको हम PDF नोट्स प्रोवाइड करते हैं, आपके हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, फिर वो टेस्ट डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप, MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल मतलब बहु ज़्यादा, चॉइस मतलब पर्याय और क्वेश्चंस मतलब प्रश्न, बहुपर्यायी प्रश्न रहेंगे। बहुपर्यायी मतलब जैसे हर एक क्वेश्चन को ऐसे 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, इसे हम इन प्रकार के क्वेश्चंस को हम कहते हैं MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 को हम यहां पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं इसे अब रब कर देता हूं। लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहां पे क्या दिया है, प्रॉब्लम सेट 1 में चूज करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हमें दिए यहां पे, इन सभी क्वेश्चंस के लिए हमें करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है। देखिए इसका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है मैं आपको बताता हूं, लेकिन इसका आंसर फाइंड करने के लिए आपको रफ वर्क करना है। ये रफ वर्क चाहे तो आप यहां पे भी, मतलब आंसर पेपर में, जनरली आंसर पेपर में आप रफ वर्क जो है, ये आपका आंसर पेपर का जो लास्ट वाला पेज रहता है, उस लास्ट वाले पेज के ऊपर रफ वर्क लिखना आंसर पेपर में, और वहां पे रफ वर्क आपको करना है। क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना है एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन पेपर में गलती से भी आप कुछ लिखोगे वहां पे, तो उसे कॉपी समझा जाएगा और आपको, मतलब आपका पेपर, क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर दोनों भी लिए जाएंगे, आपको लिखने के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी। तो इन सभी बातों से बचने के लिए हमारे क्वेश्चन पेपर में सिर्फ हमने वहाँ पे बॉक्स में हमारा जो एग्जाम सीट नंबर है उतना ही हमें क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखना है। बाकी क्वेश्चन पेपर के ऊपर हमें किसी भी प्रकार का पेन या फिर पेंसिल वर्क नहीं करना है क्वेश्चन पेपर पे। नहीं तो बहुत सारे बच्चों को आदत होती है कि टिक मार्क कर लेना, मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन पेपर के साथ छेड़खानी हमें नहीं करनी है। क्वेश्चन पेपर को हमें ब्लैंक ही रखना है। उस क्वेश्चन पेपर को सिर्फ क्वेश्चन रीड करने के लिए, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन पेपर को हमें यूज करना है। ओके, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम रफ वर्क करेंगे। कहाँ पे? रफ पेज पे। हमारे आंसर पेपर का जो लास्ट वाला पेज रहेगा वहां पे हम रफ वर्क करेंगे। ठीक है, लुक हियर, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 9, फाइंड y व्हेन x = 1। मतलब क्वेश्चन का क्या कहना है, अगर x का वैल्यू 1 रहेगा तो y का वैल्यू क्या रहेगा, ये सिंपली हमें यहां पे पूछा गया है। हमें पता है जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उस लीनियर इक्वेशन के लिए हम टेबल पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 1 का हम यहाँ पे सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। हमें इक्वेशन क्या दिया है, 4x + 5y = 9। इसमें हम, लुक हियर, इसमें हम x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर हमने x = 1 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा, 4 × 1 + 5y = 9 रहेगा। ओके, इसका मतलब 4 + 5y = 9 रहेगा। ओके, देयरफॉर 5y = हम ले सकते हैं 9 - 4 एंड देयरफॉर 5y = 5 रहेगा। इसका मतलब y = रहेगा 5/5, दैट इज 1। y का वैल्यू 1। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है जहां पे 1 दिया है। देखिए 4 ऑप्शंस आपके पास है। A कितना है, 4। ओके, फिर B कितना है, 3, फिर C कितना है, 2, और फिर D यहां पे क्या दिया है, -3। तो हमने x का वैल्यू यहां पे 1 सब्स्टिट्यूट किया है, तो 4 × 1 4 हो जाएगा, मतलब 5y = 9 - 4 बनेगा। ठीक है, एक बार मुझे चेक करने दीजिए, मैंने कोई यहाँ पे गलत तो नहीं लिखा है। सॉरी, 4x + 5y = 19 दिया है। सॉरी, मैंने लिखते समय थोड़ा सा गलत लिखा है। यहाँ पे 4x + 5y = 19 है, 19। मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है। 4x + 5y = 19, तो ये यहाँ पे 4x + y = 19, ये 19 रहेगा, ये भी 19 रहेगा। अब ये 19 - 4 लेना है, 19 - 4 मतलब 15 बनेगा, तो ये 15/5 रहेगा। ठीक है ना, 15/5 इट इज 3। ओके,
ये 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 19 दिया था क्वेश्चन में, मैंने इक्वल टू 9 लिखा था, वो गलती हो गई थी। नाउ 4x प्लस 5y इक्वल्स टू अगर 19 है तो x इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 4 इंटू 1 प्लस 5y इक्वल टू 19, इसका मतलब 4 प्लस 5y इक्वल टू 19, इसका मतलब 5y इक्वल्स टू 19 माइनस 4, इसका मतलब 5y इक्वल्स टू 15, इसका मतलब y इक्वल्स टू 15/5 और 15/5 मतलब 3। अब देखिए 3, हमें ये आंसर कहाँ पे दिख रहा है? 3 ये कहाँ पे है? ऑप्शन बी में दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अब आपको कैसा लिखना है क्वेश्चन पेपर में, देखिए आपको क्या लिखना है। ये कुछ भी नहीं लिखना है आपको आंसर पेपर में। आंसर पेपर में आपको क्या लिखना है, इसका आंसर किस प्रकार से लिखना है? क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देना है, फिर इसके साथ कौन सा ऑप्शन लिखना है आपको? बी, ओके, और बी के साथ आपको लिखना है 3। ये मैं देखिए इसको चाहे तो मैं रेड बॉक्स में लेता हूँ, ये इतना ही आपको लिखना है, इतना सिर्फ आंसर पेपर में आपको ज़्यादा कुछ वहाँ पे ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 फिर ऑप्शन बी और फिर वहाँ पे 3 रहेगा। तो इस प्रकार से इसका सोल्यूशन हमें लिखना है, ओके। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस in variables x and y, dx equals to 49, dy equals to -63, d equals to 7। मतलब dx क्या है? डिटर्मिनेंट है, dy भी डिटर्मिनेंट है, d भी डिटर्मिनेंट है। इन शॉर्ट यहाँ पे क्रैमर्स रूल बता रहा है हमें, ओके। क्रैमर्स रूल जो हम यूज करते हैं उस प्रकार से इसे हमें सॉल्व करना है। देन व्हाट इज x? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर हमें पता है, देखिए x इक्वल्स टू क्या रहता है क्रैमर्स रूल में? dx अपॉन d, और y इक्वल्स टू क्या मिलता है? dy अपॉन डी, पता है हमें। जब हम क्रैमर्स रूल यूज करते हैं, ये क्या है? क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल जब हम यूज करते हैं तो d, देखिए x इक्वल्स टू dx अपॉन डी रहेगा, y इक्वल्स टू dy अपॉन डी रहेगा। हमें x का वैल्यू पूछा गया है। व्हाट इज dx हियर? dx का वैल्यू 49 है, ध्यान दीजिए। dx कितना है? 49, और d का वैल्यू है 7, 49/7, 49/7 इज 7, 7 7 जा 49, साथी साथी 49, ओके। 7 7 जा 49 है, इसका मतलब x का वैल्यू क्या मिलेगा हमें? 7। अब x का वैल्यू 7 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ए ऑप्शन में। तो देखिए आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, फिर यहाँ पे आंसर ए मतलब ऑप्शन ए और उसका आंसर साथ में क्या दिया है हमें? 7, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस डिटर्मिनेंट का हमें वैल्यू फाइंड करना है। क्या है डिटर्मिनेंट? 5 3 -7 -4, ओके। अब इसका वैल्यू हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं? हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेना है, मतलब 5 इंटू -4 फिर माइनस ऑफ -7 इंटू -3, सॉरी +3, -7 इंटू +3 है, ठीक है ना। 5 इंटू -4 -7 इंटू 3, 5 इंटू -4 इज -20, -7 इंटू 3 इज -21, -20 माइनस ऑफ -21, इसका मतलब -20 + 21, और -20 + 21 क्या रहेगा? 1, ठीक है ना। -20 + 21, इसका मतलब 21 से 20 को माइनस करना है, और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है। 21 - 20 ऐसा लेना है, 21 - 20 मतलब कितना रहेगा? 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमें 1 मिल रहा है। देखिए 1 हमें कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन डी में, ये ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। तो आंसर किस प्रकार से लिखना है? क्वेश्चन नंबर 3 फिर ऑप्शन डी और फिर यहाँ पे लिखना है हमें 1। इस प्रकार से आपको हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर लिखना है। देखिए ये जो वर्क मैं यहाँ पे वर्क जो कर रहा हूँ ना, ये सभी वर्क आपको रफ पेज के ऊपर करना है, ना तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर करना है, और ना ही जहाँ पे आप आंसर पेपर में उस क्वेश्चन का सिर्फ इतना ही पार्ट आपको लिखना है सॉल्यूशन में, बस इतना। ये पूरा जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये पूरा वर्क आपको कहाँ करना है? रफ पेज पे।
लेकिन ये लिखना है आंसर। हमें आंसर कहाँ लिखेंगे, जहाँ पे हम क्वेश्चन का आंसर लिखने को शुरुआत करते हैं। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 1 में है तो पहले पेज के ऊपर से ही लिखने को हम शुरुआत करते हैं। तो आपके पहले पेज के ऊपर आंसर पेपर के ये रहेगा, फिर ये रहेगा, मतलब जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वहाँ पे। तो देखिए ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क आप रफ पेज पे आपको ये रफ वर्क को करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज टू सॉल्व x प्लस वाई इक्वल टू 3, 3x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 बाय डिटर्मिनेंट मेथड फाइंड d। ओके, इन दो इक्वेशंस को अगर हम डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं तो यहां पे हमें d का वैल्यू फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन मैं नीचे लिखता हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका सोल्यूशन। अब यहां पे इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 3। जब हम डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हैं तो इक्वेशन इस फॉर्म में लिखना जरूरी है, मतलब उसके लेफ्ट हैंड साइड में पूरे वेरिएबल्स के टर्म और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म। अब इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म भी प्रेजेंट है, तो इस कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में अगर ट्रांसफर करते हैं तो ये मिलेगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। इस -4 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। अब हम डिटर्मिनेंट d कंसिडर करते हैं। इट इज 1 1 3 माइनस 2। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए इसका जो सॉल्यूशन रहेगा यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 इंटू माइनस 2 माइनस 3 इंटू 1। ओके, तो 1 इंटू माइनस 2 इज माइनस 2, माइनस 3 इंटू 1 इज माइनस 3, और -2 -3 का वैल्यू रहेगा -5। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सिंपली हमें क्या लिखना है, देखिए -5 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी, ठीक है ना, यहां पे क्वेश्चन नंबर लिखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5। जैसे आपको आंसर पेपर में क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर उसका ऑप्शन सी है और सी ऑप्शन में आंसर -5 है। इतना आंसर हमें लिखना है। देखिए डिटर्मिनेंट डी हम किस प्रकार से कंसीडर करते हैं। फर्स्ट रो में एक्स वाई के कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट 1, वाई का कोएफिशिएंट 1, ये लिखा है हमने। फिर सेकंड रो में इस एक्स वाई के कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट 3, वाई का कोएफिशिएंट -2, और इसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी और mx प्लस ny इक्वल टू डी है, और an इज नॉट इक्वल टू bm। इसका मतलब क्या, x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट, इन दोनों का प्रोडक्ट, पहले इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट और दूसरे इक्वेशन के y का कोएफिशिएंट, इन दोनों का प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू पहले इक्वेशन के y का कोएफिशिएंट इनटू दूसरे इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट। इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, तो देखिए इस साइमल्टेनियस इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस है उसके बारे में यहाँ पे हमें देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या है, ओनली 1 सॉल्यूशन ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में नो सॉल्यूशन, ऑप्शन सी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और ऑप्शन डी ओनली 2 सॉल्यूशंस। देखिए जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, चाहे तो आप एग्जाम्पल लेके भी इसे देख सकते हो, काउंटर एग्जाम्पल लेके आप सॉल्व करके वहां पे देख सकते हो, या फिर मैं इसका आपको इस प्रकार से जस्टिफाई कर सकता हूं, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। एक्चुअली ये इक्वेशन, ये अगर इस इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस इक्वेशन का ग्राफ हमें लाइन मिलेगा। mx प्लस ny इक्वल्स टू डी, इस प्रकार के इक्वेशन का ग्राफ भी हमें लाइन मिलेगा। और अगर इन दो इक्वेशंस को सॉल्यूशन है तो दोनों लाइंस, देखिए सॉल्यूशन जब ग्राफिकल मेथड हम यूज करते हैं तो सॉल्यूशन हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं, दो लाइंस एक दूसरे को जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, जिसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, दो लाइन का हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही मिलता है। ग्राफिकल मेथड हमने देखा है, ठीक है ना, जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो। इसका मतलब जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उतने सॉल्यूशन। दो लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब एक ही पॉइंट, एक ही सॉल्यूशन, उन दो लाइन का मतलब उन दो इक्वेशन का एक ही कॉमन सॉल्यूशन हमें मिलेगा।
तो इस प्रकार से हम ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं, या फिर आप काउंटर एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हो, या फिर मैं आपको लॉजिकल इस प्रकार से बता सकता हूं कि ये इसका ग्राफ लाइन है, इसका ग्राफ लाइन है, तो ये दो लाइन एक दूसरे को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, सिर्फ एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, तो इसका मतलब उसे कितने सॉल्यूशन रहेंगे, एक ही सॉल्यूशन रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो रहेगा ओनली वन सॉल्यूशन। अगर इस प्रकार का कंडीशन रहता है तो इसे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, अब इसका आंसर हमें किस प्रकार से लिखना है, 5, क्वेश्चन नंबर 5, फिर ऑप्शन ए ओनली वन सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जगह नहीं है, इसके लिए मैं लिख के नहीं देता हूँ आपको, ये ऑप्शन ए मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसा राइट नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे मैं आपको समझने के लिए राइट करके दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है ना, इसका ग्राफ लाइन रहेगा, इसका ग्राफ लाइन रहेगा, दो लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। इसलिए क्या रहेगा, ओनली वन सॉल्यूशन। कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगी, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका मतलब एक ही सॉल्यूशन रहेगा, देयरफॉर ओनली वन सॉल्यूशन इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल हमें 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे हमें ये टेबल कंस्ट्रक्ट करके दिया है, इस टेबल में जो बॉक्सेस दिख रहे हैं उसे हमें फिल करना है। देखिए इक्वेशन क्या है, 2x - 6y = 3। ओके, अगर 2x - 6y = 3 है, हमें यहाँ पे x का वैल्यू -5 दिया है। देखिए पहले इसमें x का वैल्यू हम क्या करेंगे, x = -5 सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर x = -5 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 × -5 - 6y = 3 रहेगा। 2 × -5 इट विल बी -10। ठीक है ना, चाहे तो हम यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए इसे लेट, ये हम इक्वेशन कंसीडर करेंगे, इसका सॉल्यूशन मैं आपको लिख के देता हूँ। लेट कंसीडर करते हैं 2x - 6y = 3, और इसे कहेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। नाउ पुट x = -5 इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम x का वैल्यू -5 सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमें y का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये मिलेगा 2 × -5 - 6y = 3। इसका मतलब -10 - 6y = 3। इसका मतलब -6y = 3 + 10 होगा। इस -10 को अगर राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो +10 मिलेगा। इसका मतलब -6y = 13 रहेगा, मतलब y = 13/-6 रहेगा। चाहे तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं -13/6। तो देखिए यहाँ पे ये जो बॉक्स हमें दिया है, इस बॉक्स में लिखना है -13/6। ओके, अब इस बॉक्स में हमें क्या लिखना है, मैं थोड़ा सा बड़ा बॉक्स निकालता हूँ यहाँ पे। इस बॉक्स में हमें इस पॉइंट को लिखना है, मतलब -5, -13/6, ये रहेगा यहाँ का बॉक्स। ठीक है, अब इसे मैं बॉक्स करता हूँ, तो इस प्रकार से ये बॉक्स रहेगा। माइनस ये बॉक्स लिखना है, मतलब क्या करना है, हमें ऑर्डर पेयर लिखनी है, x, y लिखना है। x का वैल्यू -5 है, y का वैल्यू -13/6 है। अब उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ y का वैल्यू 0 दिया है और x का वैल्यू पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, पुट x = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में हम x = 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर x = 0 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा, सॉरी y = 0, हमें y का वैल्यू 0 दिया है और x का वैल्यू पूछा गया है। देखिए किसका वैल्यू दिया है, y का, और किसका वैल्यू फाइंड करना है, x का। तो y = 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट y = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। y का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे y का वैल्यू 0 अगर सब्स्टिट्यूट किया तो 2x - 6 × 0 = 3 रहेगा। इसका मतलब 2x - 0 = 3 होगा। इसका मतलब 2x = 3 रहेगा। 2x - 0 इट विल बी 2x। 2x = 3 रहेगा। इसका मतलब x = रहेगा 3/2। x का वैल्यू क्या रहेगा, 3/2। देयरफॉर ध्यान दीजिए x का वैल्यू 3/2 है। तो अब इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे बॉक्स में, ठीक है, मैं इसे सेपरेट करता हूँ।
ओके, देखिए x का वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2, x इज 3/2। ओके, अब हमें x कॉमा y फाइंड करना है, x कॉमा y फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ पे लिखना है। तो x का वैल्यू 3/2 है और y का वैल्यू क्या है 0। तो इस प्रकार से ये पॉइंट रहेगा 3/2, 0। इसी प्रकार से जब भी हमें लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना रहता है तो पहले हम टेबल तैयार करते हैं, फिर इन पॉइंट्स को हम ग्राफ के ऊपर लोकेट करते हैं, प्लॉट करते हैं और फिर इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें लाइन मिलता है। तो हमें पता है दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही रहता है, अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो, नहीं करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं रहेगा। जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम सोल्यूशन कहते हैं। तो यही तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया है, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे, इसका मतलब उन दो लाइन का कॉमन सॉल्यूशन एक ही रहेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक है। तो इसलिए हमने इस ऑप्शन को चूज किया है, ओनली वन सॉल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सेट 1 जो है, इस प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। हम प्रॉब्लम सेट के हर चैप्टर के हर प्रॉब्लम सेट को कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को। आपका एक भी क्वेश्चन अनसॉल्व नहीं रहेगा। मैं आपका हर प्रैक्टिस सेट का, हर प्रॉब्लम सेट का एक ना एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करूँगा, हर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना है, मेरे साथ जुड़े रहना है। नहीं तो कुछ दिन तक चैनल पे आए, फिर कुछ दिन चैनल को सब्सक्राइब किया, फिर अनसब्सक्राइब किया, ऐसे नहीं। और सिर्फ एक साल तक नहीं, मैं आपके साथ 11th में भी रहूँगा, 12th में भी आपके साथ रहूँगा। मतलब क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th, तीनों साल आपको मेरे साथ मैथमेटिक्स पढ़ना है, मेरे साथ जुड़े रहना है। आपका MST CET का क्लास 12th MST CET का प्रिपरेशन भी हम यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। मैं क्लास 10th में ही आपको बताते जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं लास्ट 20 ईयर से क्लास 11th और क्लास 12th को और MST CET का मैथमेटिक्स क्लास लास्ट 20 ईयर्स में यहाँ पे इस चैनल मैं पढ़ा रहा हूँ। चैनल तो अभी स्टार्ट किया हमने, लेकिन लास्ट 20 ईयर से मुझे टीच करने का, मैथमेटिक्स का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। क्लास 8, 9, 10, 11, 12 को तो स्पेशल में क्लास लास्ट 20 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे पता है MST CET में भी मैथ्स का प्रिपरेशन किस प्रकार से करना है, क्लास 11, 12 में मैथ्स का प्रिपरेशन किस प्रकार से करना है। तो यहीं पे मैं आपको बताते जाऊंगा। जैसे मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ते समय बताया, क्लास 11th में, क्लास 12th में इस चैप्टर की ग्रेविटी क्या है, इस चैप्टर्स का हमें प्रिपरेशन किस प्रकार से करना है, आगे जाके ये चैप्टर हमारे लिए किस प्रकार से फ़ायदेमंद है, इस चैप्टर का कौन सा कंसेप्ट हमें आगे जाके यूज़ करना है, मैं साइमल्टेनियसली आपको बताते जाता हूँ। ठीक है, तो आपको मैं क्लास 11th और क्लास 12th का भी विजन यहीं पे प्रोवाइड करूंगा मैथमेटिक्स के बारे में। तो इसलिए मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, विश्वास रखिए। मैं आपका हर एक प्रैक्टिस सेट, हर एक प्रॉब्लम सेट, बिल्कुल हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन को, नेसेसरी थ्योरेटिकल पार्ट, इन सभी बातों को हम इस चैनल पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, ये वीडियो देखे बाद लाइक करना है आपको वीडियो को, नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी करना है और इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है। आपके जितने भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स क्लास 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है PN सर क्लास 10, इसे अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हम वहाँ पर हैंडल करते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। Thanks for watching this video.